हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जो श्रम बल के बारे में भागीदारी से जुड़े हुए कुछ आंकड़े प्रकाशित करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर आप इस रिपोर्ट को समझेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें ये पता चलता है कि आखिरकार भारत में बेरोजगारी या बेरोजगारी दर या श्रम बल में महिलाओं की और पुरुषों की हिस्सेदारी क्या है। और ये जो पूरा का पूरा आंकड़ा है ये हमें भारत की अर्थव्यवस्था के विकास को दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा क्या है। तो अर्थव्यवस्था में कई सारे संकेतक होते हैं जिनमें से कुछ संकेतकों का इस्तेमाल इस रिपोर्ट में किया गया है। आज के इस डिस्कशन में इस रिपोर्ट के बारे में आराम से समझेंगे क्या क्या बातें हैं जो जरूरी है। कई सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसका टाइटल है PLFS यानी कि पीरियोडिक, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले ज्यादा स्पष्ट दिखेगा, यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हुई है और बताया गया है कि भारत की बेरोजगारी दर 6 वर्ष के निचले स्तर पर है। और ये निष्कर्ष तक क्यों पहुंचे हैं इस पर भी आगे हम बात कर लेंगे। तो खबरों में क्यों बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो इससे संबंधित रिपोर्ट को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसने बताया है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो किया गया था उसके आंकड़े आ गए हैं। और यह जो सर्वेक्षण है ये जुलाई 2022 से जून 2023 तक के डेटा को शामिल करता है, यानी अमूमन एक वर्ष का डेटा इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट जारी हुई है 2023 में, ये इसकी छठी PLFS रिपोर्ट है। इसके पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स आती थी, लेकिन वो रिपोर्ट्स पंचवर्षीय आधार पर आती थी जिसके आंकड़े फिर प्रकाशित किए जाते थे। अब इसको 12 मास के आधार पर बनाया जाना शुरू किया गया है और यह इसके ट्रैक को रिकॉर्ड करता हुआ चलता है कि भारत में किस तरह से स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है। तो इस रिपोर्ट का एक महत्व यह भी है कि इसके पहले जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जा रही थी ये उसका ही एक अगला चरण है और आंकड़ों को और स्पष्ट रूप से जनता के सामने या पॉलिसी मेकर्स के सामने रखने के लिए इसको जिसकी जो अवधि है उसको बदल दिया गया है। मान लीजिए 5 वर्षों में सर्वेक्षण हो रहा है तो आंकड़े बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं, यानी आंकड़े बहुत तेजी से बदल सकते हैं और बीच का जो आंकड़ा है वो हमारे पास नहीं आ पाता। ऐसे में नीति निर्माताओं ने क्या किया कि जब भी पॉलिसीज चेंज करने की आवश्यकता होगी वो हम आसानी से कर पाएंगे अगर वार्षिक आधार पर कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने मौजूद होंगी। अच्छा, यहाँ पर ही मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि GS पेपर 2 में पॉलिसी के लेवल पर, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा GS पेपर 3 में आर्थिक विकास के लेवल पर। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कई सारे टर्म्स सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछ दिए जाते हैं और इस रिपोर्ट के अंतर्गत भी कई सारे ऐसे शब्द आएंगे जो आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मैं उन्हें स्टार मार्क कर दूंगा, तो उनके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि कौन से वो शब्द होंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत में रोजगार की स्थिति का आकलन करना। और रोजगार का मुद्दा भारत के लिए बहुत संवेदनशील भी है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आपको पता है कि वैश्विक स्तर पर हमारे देश की आबादी सबसे तेजी से बढ़ती हुई जा रही है और ऐसा अनुमान है कि या तो उसने चीन को पीछे छोड़ दिया होगा या छोड़ने वाला है। ठीक है, अमूमन यही कहा जा रहा है कि चीन को पीछे छोड़ दिया है। और इसमें भी दूसरी बात यह है कि हमारे देश में इस वक्त युवा वर्ग की जो आबादी है सबसे ज्यादा है। ऐसे में युवाओं के लिए जरूरी होगा कि वो रोजगार से जुड़ सके और रोजगार से जुड़ने के बाद भी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो युवाओं के हाथ में चल सकेगी। लेकिन अगर बेरोजगारी दर ज़्यादा होगी, युवा बेरोजगार होगा, तो हम अपनी युवा शक्ति का सही समय पर लाभ नहीं उठा पाएंगे। और पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो इन आंकड़ों को देखें और ऐसी पॉलिसीज लेकर के आएँ जिससे युवाओं को समर्थ रूप से रोजगार के अवसर के साथ साथ रोजगार भी मिल सके। तो डेटा का सोर्स क्या है? इसमें डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जिसे आप नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO भी कहते हैं। चलिए अब इस रिपोर्ट का थोड़ा सा महत्व समझ ले, फिर इसके अंदर डेटा पर आएंगे कि आखिरकार डेटा का निष्कर्ष क्या है, किस तरह से हमें समझना है। तो पहले इसमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं। पहला क्या है कि श्रम बल की या हम कहें काम मांगने वालों की जो संख्या है वो कितनी है। ठीक है,
तो काम मांगने वालों की संख्या के हिसाब से फिर ये तय होगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि बेरोजगारी की जो परिभाषा है उसमें एक व्यक्ति जो घर पर बैठा है वो काम करना नहीं चाहता, वो बेरोजगार नहीं है। याद रखिएगा कि बेरोजगारी की परिभाषा में ही ये बात शामिल है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो रोजगार की सक्रिय रूप से तलाश कर रहा हो और रोजगार पाने में सफल ना हो। ठीक है, तलाश कर रहा हो ये बहुत आवश्यक है। अगर वो तलाश नहीं कर रहा तो वो बेरोजगार नहीं है, उसको रोजगार नहीं चाहिए। तलाश कर रहा है और रोजगार पाने में सफल नहीं हो पा रहा है तो वह बेरोजगार है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। उसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट यह आएगा कि कितने लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है। ठीक है, कितने लोग रोजगार से जुड़ पा रहे हैं। तीसरा आएगा कि जो रोजगार से लोग जुड़ पा रहे हैं उसमें लैंगिक स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है और पुरुषों की स्थिति क्या है, ये इसके मैट्रिक्स में शामिल है। अगला, कुछ क्षेत्रीय आधार पर जो वितरण है उसको दर्शाया गया है कि आखिरकार कृषि में कितने लोगों का प्रतिशत है, या अन्य तरह से लोग किस तरह से कार्य करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि डेली वेजेस पर कार्य करने वाले आप श्रमिकों को इसमें ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे श्रमिक जो किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़े हैं, भवन निर्माणों के कार्य में जुड़े हैं, एक दिन गए, काम मिला, अगले दिन उनको हटा दिया गया, फिर किसी और जगह पर कंस्ट्रक्शन साइट पर वो गए, वहां से उन्होंने रोजगार प्राप्त किया। इसी तरह अगला क्या है, स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, में भी दो वर्ग इसको बांटा गया है, अभी आगे उस पर बात करेंगे। उसके बाद अगला है वेतन भोगी नौकरियां, यानी कि ऐसी नौकरियां जिसमें लोग नियमित रूप से वेतन प्राप्त करते हैं और किसी एक संस्था से जुड़ करके कार्य को कर रहे होते हैं। तो एक तरह से 3 प्रकारों में इसको वर्गीकृत किया गया है। चलिए अब इसमें समझ ले कि आखिरकार जो डेटा आया है, देखिए कोई भी रिपोर्ट आएगी डेटा पर आधारित होगी, तो डेटा किस तरह से लिया गया है ये भी जानना जरूरी होगा आपके लिए। तो PLFS यानी कि जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो 2 तरह के डेटा को एकत्र करता है, 2 तरह से एकत्र करता है। पहला है यूजुअल स्टेटस यानी कि सामान्य स्थिति, इसको हम यूएस कहेंगे, याद रखिएगा, यूजुअल स्टेटस। आगे नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे कि सर ये क्या कहां से आ गया, यूएसए, यूएसए नहीं है, यूजुअल स्टेटस यानी कि सामान्य स्थिति। ठीक है, और दूसरा क्या है, CWS यानी करंट वीकली स्टेटस। ठीक है, तो 2 बातें स्पष्ट हो गई, यूएस यानी कि यूजुअल स्टेटस यानी सामान्य स्थिति, और दूसरा क्या है, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी करंट वीकली स्टेटस, CWS इसको लिखेंगे। आगे आपको यही शब्द बार बार सुनने को मिलेंगे। तो सामान्य स्थिति में यानी कि यूएस में, यूजुअल स्टेटस में जो सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण के अंतर्गत किसी व्यक्ति को शामिल किया गया होगा जिससे आंकड़ों को पूछा जाएगा। तो उस व्यक्ति से जिसका सर्वे किया जा रहा है उसका लगभग पिछले 1 वर्ष का रोजगार का विवरण मांगा जाएगा। पिछले 1 वर्ष का रोजगार का विवरण मांगा जाएगा कि आप पिछले 1 वर्ष में किस किस तरह से नियोजित रहे हैं। और अगला है CWS यानी करंट वीकली स्टेटस यानी वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में जो व्यक्ति है उससे पूछा जाएगा कि भैया आप पिछले 1 सप्ताह में कितने दिनों तक आपको काम मिला है या आप किस तरह के कामों में लगे रहे हैं। और याद रखिएगा कि जब ये सर्वेक्षण किया जा रहा है ये उसके पहले की बात है, ऐसा नहीं सर्वेक्षण के बाद आप कहाँ काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पिछले 1 सप्ताह का विवरण होगा, यानी आप पहले भैया कहाँ काम कर रहे थे ये पूछा जाएगा। ठीक है, अगला जो पहला वाला है, अगर आप यूजुअल स्टेटस के आधार पर देखें तो ऐसे लोग जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों के अपेक्षाकृत लंबे हिस्से के लिए, ये देखिए डेफिनेशन में ही शामिल है इसके, इसलिए मैंने इसको जानबूझकर इस तरह लिखा और ऐसे पढ़ रहा हूँ। पहले 365 दिनों के, क्योंकि जब आपको प्रश्न के रूप में भाषा मिलेगी तो ऐसी ही मिलेगी, सामान्य भाषा में मैं ऐसे समझा दूंगा, लेकिन प्रश्नों की भाषा को डिकोड करना भी आपको आना चाहिए। तो वे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों के अपेक्षाकृत लंबे हिस्से के लिए या तो काम किया था या काम की तलाश में थे और उपलब्ध थे। ठीक है, या फिर इनके अलावा जो बाकी की आबादी थी उसमें से ऐसे लोग जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों की जो अवधि दी गई है, यानी पिछले 1 साल में पूछा था कि भैया पिछले 1 साल में कहाँ थे, तो वो बताएगा कि अगर कम से कम 30 दिनों तक कार्य किया था तो उसको इसमें जोड़ लेंगे। इसी तरह जो सप्ताह वाली कहानी है उसमें क्या आएगा कि सर्वेक्षण की तारीख से पहले के 7 दिनों के दौरान किसी भी दिन का
कम से कम 1 घंटे का कार्य रहा हो, जहां उसको काम मिला हो या वो कार्य की तलाश कर रहा हो या कार्य के लिए उपलब्ध रहा हो। याद रखिएगा, इसमें बेरोजगार वही है जो काम की तलाश कर रहा है। तो वैश्विक प्रणाली के अंतर्गत अगर आप करंट वीकली स्टेटस पर देखते हैं तो अधिक ध्यान केंद्रित रहता है। मतलब वैश्विक स्तर पर यह देखा जाता है कि करंट वीकली स्टेटस ज़्यादा इजी है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह का कार्य रिकॉल कर पाना ज़्यादा आसान होता है। बजाय उससे आप ये पूछे कि भाई पिछले 365 दिन में पिछले 1 साल में कहाँ कहाँ कार्य कर रहे थे। कोई नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है, उसको बताना आसान होगा कि भाई मैं पिछले 2 साल से वहाँ एम्प्लॉयड हूँ या फिर वहाँ कार्यरत हूँ। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आकस्मिक रूप से या आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्य करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, हो सकता है बीच बीच में कहीं नौकरी कर रहा हो, छूट रही हो, तो उसके लिए ये डेटा दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए अब जो निष्कर्ष है उस पर आते हैं कि निष्कर्ष कहते क्या है, क्योंकि निष्कर्ष बहुत जरूरी है। तो जो अधिकांश निष्कर्ष इस डेटा में शामिल किए गए हैं वो CWS पर आधारित है, यानी करंट वीकली स्टेटस पर। यह बताता है बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसका जो अनुपात है वो पिछले वर्ष कार्य की मांग के हिसाब से निर्धारित किया गया था, और ऐसे लोग जो काम पाने में असफल थे। थोड़ा सा आसान कर देते हैं इसको, आपको समझने में आसान होगा कि बेरोजगारी दर आखिरकार क्या है। अच्छा, इसमें एक शब्द और आएगा, उसको भी यहां पर ही समझ लीजिए, श्रम बल। श्रम बल किसको कहते हैं? किसी देश में रहने वाले ऐसे लोगों का समूह जो कार्य में या तो शामिल है, यानी या तो कार्यरत हैं, या कार्य की तलाश कर रहे हैं, यानी कि बेरोजगार हैं। ये दोनों ही शामिल होंगे श्रम बल में। ठीक है, ऐसे लोग जो कार्य की तलाश नहीं कर रहे, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप कार्य की तलाश ही नहीं कर रहे, तो आप बेरोजगार नहीं हैं। आप बेरोजगार उस दिन कहलाएंगे जिस दिन आप काम मांगने जाएंगे, काम के लिए इच्छुक होंगे, लेकिन अगर आपको काम नहीं मिलेगा, ठीक है, तब आप बेरोजगार कहलाएंगे। अगर आप काम नहीं मांग रहे तो फिर आप बेरोजगार नहीं है। कई देशों में ऐसा भी होता है कि सैनिकों को, जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस होती है, उसको इसमें शामिल करते हैं श्रम बल में, कई बार नहीं करते हैं। तो ऐसा एक आंकड़ा आता है, और 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग होंगे फिर वो कार्यरत या कार्य की तलाश में वाली श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, श्रम बल क्लियर है। अब आते हैं बेरोजगारी दर पर। तो ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, क्योंकि अब आपको ये परिभाषा स्पष्ट हो गई कि आखिरकार बेरोजगार कौन है, तो ऐसे लोग जो कार्य की तलाश में है लेकिन कार्य नहीं मिल पा रहा, तो अगर आप टोटल श्रम बल में से निकालेंगे ऐसे लोगों को जो बेरोजगार हैं, तो श्रम बल की तलाश आप कह सकते हैं बेरोजगार भागे श्रम बल। ठीक है, इंटू 100, इससे आपको बेरोजगारी दर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बेरोजगार जो शब्द है ये एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा भी है। क्या है? एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा भी है, जिसके अंतर्गत कई तरह के फैक्टर किसी देश में आ सकते हैं कि लोग बेरोजगार क्यों हो रहे हैं। पहला ये है कि किसी देश की अगर जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, भाई अगर जनसंख्या बढ़ेगी ही नहीं तो जितने लोग कार्य कर रहे हैं वो तो कार्य कर ही रहे हैं, तो वहां पर बेरोजगारों की संख्या कहाँ से आएगी? तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो कहेंगे बेरोजगारी बढ़ सकती है। अगला क्या है? आर्थिक अवसर कितने हैं? अगर आर्थिक अवसर कम है तो आपको देश में बेरोजगारी दिख सकती है। अगला बेरोजगारी आधारित है शिक्षा पर। ठीक है, कि उस देश में रहने वाले लोगों के पास शिक्षा किस स्तर की है। और अगला है व्यक्तिगत कौशल। इसलिए आप देखते हैं कि भारत में स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, एजुकेशन की पॉलिसीज बेहतर की जा रही हैं, इकोनॉमिक जो अवसर हैं, आर्थिक अवसर हैं, उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। और जनसंख्या वृद्धि अभी के समय भले ही सरकार इस पर काम ना कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती के रूप में देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो अब आते हैं वापस से टॉपिक पर जहां पर लिखा हुआ था बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इसका अनुपात आपको पता चल गया कि पिछले वर्ष में जो कार्य की मांग करने वाले लोग हैं उसके हिसाब से निकाला जाता है और वो काम पाने में असफल रहे हों अर्थात बेरोजगार रहे हों। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काफ़ी गिरावट दिखी है पिछले वर्ष की तुलना में, ये 6.6% से 5.1% तक आ गई है। हालांकि इसमें भी काफ़ी सारे वेरिएशन आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, बेरोजगारी दर कम हो रही है। चलिए अब अगला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल में भागीदारी कितनी है। ठीक है, तो इसकी गणना के लिए जैसा मैंने आपको यहाँ पर ही बताया है, यूईआर की गणना के लिए कार्य की मांग करने वाली आबादी का अनुपात निकाला जाता है। जैसा कि यहाँ आपको मैंने बताया कि अनुपात आप कैसे निकालेंगे, कि अगर आपको ये पता करना हो कि कितने लोग बेरोजगार हैं तो आप पहले श्रम बल को देखेंगे और श्रम बल में से वो लोग जो कार्य की मांग कर रहे हैं उनको बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं। तो आबादी जो कार्य की मांग करती है लेकिन कई कारणों से ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें अंतर आता रहता है कि भाई आज के समय में जो आपके पास पूल है, जो आंकड़ा है, हो सकता है उसमें से कुछ लोग कार्य में शामिल हो जाएं, क्योंकि ये बेरोजगार लोगों का ही एक तरीके से रेशियो निकाल करके देगा कि श्रम बल में कितने लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। अमूमन हम बेरोजगारों के हिसाब से ही कह सकते हैं। श्रम बल आपको पता है कार्यरत लोग और कार्य की मांग करने वाले लोग, दोनों ही लोग श्रम बल में शामिल होते हैं। तो श्रम बल की भागीदारी दर यानी श्रम बल में कितने लोग भागीदार हैं, कितने और लोग सामने आए जो काम की मांग करने लगे, वो आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो एलएफपीआर कार्य की मांग करने वाली कुल आबादी की एक माप है जिसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र की कुल आबादी का अनुपात होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2022-23 में ठीक ठाक वृद्धि हुई है, 54.6% ही हो गई है। यानी आपको कह सकते हैं कि भारत में इतने फीसद लोग आज के समय में रोजगार की मांग कर रहे हैं, अर्थात वो श्रम बल के अंतर्गत आ चुके हैं। ठीक है, और रोजगार की मांग कर रहे हैं का अर्थ हुआ कि वो बेरोजगार हैं। तो भारत में एलएफबीआर जो बढ़ रहा है पिछले वर्ष उसमें और भी वृद्धि देखी गई, क्योंकि 2022-23 तक 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों में से लगभग 54.6% की जो रोजगार की तलाश में थे वो लोग मौजूद थे, जैसा कि यहाँ आपने देखा है। चलिए अब आते हैं एलएफपीआर की एक बार गणना करते हैं महिलाओं के लिए, इसमें कितना अंतर आ रहा है। तो महिलाओं का अगर आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें तो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन इसमें भी दो परिदृश्य हैं, एक है कोविड-19 के दौरान का और एक है उसके बाद का। क्योंकि कोविड-19 में हमें पता है कि जो आर्थिक वृद्धि दर चल रही थी उसमें भी गिरावट आई थी, यानी कि 2019-20 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 4% से नीचे आई थी। उसके बाद जो महिलाओं का एलएफपीआर है वो बढ़कर के 31.6% हो गया है 2022-23 में। ठीक है, यानी महिलाओं में भी वे महिलाएं सामने आ रही हैं जिनको रोजगार की तलाश है। श्रमिक जनसंख्या दर अगला है डब्ल्यूपीआर यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत, यानी अगर आप एलएफपीआर से इसकी तुलना करें तो डब्ल्यूपीआर इसका थोड़ा सा उल्टा दृश्य आपको दिखाता है। एलएफपीआर में हम उन लोगों को निकाल रहे हैं जो लोग श्रम बल में हैं और बेरोजगार हैं। दिक्कत हो सकती है क्योंकि आंकड़ा बदल रहा है, तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यूपीआर निकाल लेंगे, यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कुल जनसंख्या में से कितने लोग कार्य कर रहे हैं। केवल इतना ही देखना है, कुल जनसंख्या में कितने लोग कार्यरत हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम मापते हैं कि कितने लोग रोजगार की मांग करते हैं और कितने लोग इसे पाने में असफल होते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम डब्ल्यूपीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में कितने लोगों के पास रोजगार है। इसमें महिलाओं के लिए डब्ल्यूपीआर बढ़ा है और 19-20 और 2022-23 का जो डिफरेंस है वो आप समझ के रखिएगा कि कोविड के दौर का थोड़ा सा अंतर यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन अभी के समय ये 30% हो गया है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाओं की जो रोजगार में भागीदारी है वो बढ़ी है। ये बेरोजगारी वाला नहीं है, ये उल्टा वाला है कि रोजगार में कितने लोग शामिल हो गए हैं कुल जनसंख्या में से, तो इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। ये 30% तक आ गया है। अब आता है इसमें अगला जो आंकड़ा है वो है मंथली इनकम का, मासिक आय। तो मासिक आय को लेकर के भी यहाँ पर स्पष्ट रुझान है। कई तरह के जो रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं वो आय का अर्जन करते हैं, यानी कि कुछ कमाते हैं, समझ रहे हैं। तो आय तो बढ़ रही है लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही है। 2019 के अंत तक देखेंगे
तो वार्षिक मुद्रास्फीति हमेशा आरबीआई के 4% के लक्ष्य से ऊपर रही है, यानी कि जितनी मुद्रास्फीति हो रही है उस हिसाब से भी आय नहीं बढ़ी है। और आय को भी अगर आप देखेंगे तो पहला आपको मिलेगा सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में से, दूसरे कैजुअल वेजर्स और तीसरे रेगुलर वेजेस। ठीक है, यानी कि स्वनियोजित लोग, आकस्मिक तरह से श्रम पाने वाले लोग, श्रम से जुड़े लोग, और तीसरे कौन से, नौकरी पेशा वाले लोग। तीनों की आय के हिसाब से यहाँ पर अंतर दिखाया गया है। तो अगर आप श्रमिकों का वितरण देखते हैं तो दोनों ही तरह से जो आय है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि आय कितनी बढ़ी है और किस तरह के कामों से बढ़ी है ये जानना भी जरूरी है। आय कितनी बढ़ी है और किस तरह के कार्यों से बढ़ी है। इसमें वो 3 आंकड़े आते हैं जो मैंने आपको बताए। पहला स्वरोजगार से जुड़ा हुआ व्यक्ति, दूसरा आकस्मिक श्रमिक, और तीसरा वेतनभोगी। अब इसमें जो स्वरोजगार से जुड़े हुए लोग हैं वो भी 2 तरह से डिवाइड हो सकते हैं। पहले कौन से, जो खुद का कोई कार्य कर रहे हो, कर्मचारी हो या फिर स्वनियोजित हो। तो दूसरे कौन से हैं इसमें से, घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायक। 2 टाइप है स्वरोजगार वाले लोगों के। अगले कौन से हैं, आकस्मिक श्रमिक, जो कि किसी कंस्ट्रक्शन में जाकर काम कर रहे हैं, आज काम मिला कल नहीं मिला। उसके बाद है वेतनभोगी। तो इनका भी अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों का प्रतिशत बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों से। 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 का डेटा आपको इस चार्ट में दिखाया गया है। तो ये पता चल गया कि हमारी अर्थव्यवस्था में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो आंकड़े बताते हैं कि स्वरोजगार में वृद्धि हो रही है और 2 श्रेणियों में नौकरियां उसी अनुपात में कम हो रही है, यानी आकस्मिक श्रमिक और वेतन भोगियों की संख्या में गिरावट आ रही है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोग बढ़ रहे हैं। और महिलाओं के बीच में स्वरोजगार इस पूरी प्रवृत्ति का चालक है, यानी महिलाओं के बीच में स्वरोजगार ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2 बातों को याद रखिएगा, अभी इकोनॉमी से भी इसको जोड़ करके आपको समझ में आएगा कि क्या ये सेल्फ एम्प्लॉयज यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो PLFS 2022-23 के कुछ सकारात्मक रुझान देखते हैं क्या है। पहला ये है कि बेरोजगारी दर में गिरावट जारी है। दूसरा बताता है कि LFPR और WPR बढ़ रहा है, लोगों की श्रम में भागीदारी भी बढ़ रही है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। दोनों स्थितियां अच्छी हैं। लेकिन श्रम में भागीदारी का मतलब है कि लोग श्रम के लायक हो रहे हैं। ठीक है, और WPR क्या बता रहे हैं, लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। तो अधिक से अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और कार्यबल कौन सा, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब चिंता क्या है, चिंता यह है कि जो सृजित नौकरियां हैं वो मुख्य रूप से स्वरोजगार में निर्मित हो रही हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का जो इंडिकेटर है वो ये बताता है कि व्यवसाय लोगों को रोजगार देते हैं, यानी कि लोग बिजनेसेस से जुड़ेंगे, रोजगार को प्राप्त करेंगे, तब ये मान के चलेंगे कि अर्थव्यवस्था आपकी वृद्धि कर रही है। और ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर लोग नौकरियां हो रहे हैं या नौकरियां समाप्त हो रही हैं और स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, ये वो अर्थव्यवस्था है जो संघर्ष कर रही है। ये 2 टेक्निकल टर्म्स इसमें बताए गए हैं। कौन कौन से, पहली वो अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है, वहां क्या होना चाहिए, वहां होना ये चाहिए कि लोगों को व्यवसायों के तहत रोजगार मिले। लेकिन ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं और बाकी के रोजगार से बाहर आ रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि वहां पर जो अर्थव्यवस्था है उस देश की वह संघर्ष कर रही है। तो भारत की अर्थव्यवस्था अभी इस स्थिति में आती हुई दिख रही है। तो अब जो पॉलिसी मेकर है इस हिसाब से कार्य करेंगे। अगला क्या है, जो कमजोर घरेलू वित्त था, घरों में जो वित्त की उपलब्धता थी वो कम हो रही थी, जिसकी वजह से महिलाओं को घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायकों के रूप में शामिल होना पड़ रहा है। ठीक है, कृषि की ओर बदलाव हो रहा है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कुछ पीछे जा रही है, यानी अब हमें जो इंडस्ट्रीज है उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए था, जो द्वितीय स्तर की आर्थिक गतिविधियां होती है उसमें आना चाहिए, लेकिन हम वापस जा रहे हैं, हम प्राथमिक स्तर की गतिविधियों की ओर जा रहे हैं, जहां कृषि में श्रम बल की या हम कहें लोगों का पार्टिसिपेशन
बढ़ रहा है और वो मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ों से या कंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ों से दूर हो रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास के बावजूद मासिक आय में केवल सीमित सुधार ही देखने को मिला है, जबकि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर वृद्धि हो रही हो वहां पर मासिक आय भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है, जो कि भारत में दिखाई नहीं दे रही। ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी तरह से कोई प्रश्न यहाँ पर फ्रेम हो सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए स्पष्टता बनाए रखिएगा। ना समझ में आया हो दोबारा इसको देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? ये जो आंकड़े हैं इसके निष्कर्ष भारत के श्रम बाजार से जुड़ी हुई एक बेहतरीन इनसाइट प्रदान करते हैं। यानी आपको पता चल रहा है कि भारत में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं और हमारे यहाँ बेरोजगारी या रोजगार के आंकड़े कैसे हैं। हालांकि रिपोर्ट बहुत बड़ी है, इसमें राज्यवार भी आंकड़े शामिल है कि किस राज्य में किस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन अभी हमने एक ओवरऑल इसकी इनसाइट ली है। आवश्यक होगा तो उस पर भी कोई वीडियो लेकर के आएंगे। इससे क्या होगा, आने वाले चुनाव के समय में ये बातें सामने आएंगी कि आखिरकार किस सरकार ने कैसा काम किया है। तो सकारात्मक रुझानों का लाभ उठाते हुए रोजगार चुनौतियों का समाधान करना और एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाना जरूरी होगा। जैसे वेतन की रक्षा के लिए हमें मुद्रास्फीति का प्रबंधन करना चाहिए, अगर महंगाई बढ़ रही है उसको भी एक संतुलन स्तर पर लाना चाहिए। उद्यमिता और माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज आदि को हमें समर्थन देना चाहिए। ठीक है, यानी छोटे और लघु उद्योगों को हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारों से जुड़ सके। हालांकि सेल्फ रोजगार को लेकर के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के थोड़ा अलग तरह के रुझान है, उस पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ले लें। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ध्यान से इसको आपको सॉल्व करना है। क्या पूछा है? सही नहीं है। अब देखते हैं कि आपने सेशन को कितने अच्छे से सुना था। देखिए, इकोनॉमिक वाले टॉपिक आते होंगे तो आप लोग भाग जाते होंगे, लेकिन आपको परीक्षा में तो विषय मिलेगा ही, उससे तो आप पार नहीं पा सकते, इसलिए आपको देखना आवश्यक है। PLFS 2 तरह का डेटा एकत्र करता है, सामान्य स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति। पहला। दूसरा, PLFS डेटा से पता चलता है कि स्वरोजगार में गिरावट आई है। याद रखिएगा, गिरावट आई है या नहीं। अगला, PLFS के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर में काफी गिरावट आई है। उसके बाद भारत की श्रम बल भागीदारी दर जो लगातार बढ़ रही थी पिछले वर्ष में काफी बढ़ी है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। और अगर कोई डाउट आ रहा हो आप आराम से लिखिए, उसको भी समझेंगे कि कौन सा टेक्निकल टर्म है जो आपको स्पष्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खूब सारे क्वेश्चन पूछिए और उनका जवाब लीजिए। शुक्रिया।